हेलो गाइस, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइफ। हम लोग पढ़ लो बिहार बोर्ड 10th क्लास का इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था। आज हम लोग पढ़ेंगे लो चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं। ये इस किताब का आखिरी चैप्टर है और ये थोड़ा लॉन्ग है तो लंबा वीडियो हो सकती है। आप अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। आप प्लेलिस्ट में जा करके इसके पहले के 4 चैप्टर को देख सकते हैं। अब चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। रोजगार यानी किसी काम धंधे को करने को क्या कह सकते हैं? रोजगार कहते हैं। जबकि सेवाएं, रोजगार को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को हम सेवाएं मानते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील। हम शुरू करते हैं। रोजगार का अर्थ होता है देश के मानव संसाधन को ऐसे कार्य में लगाना जिससे देश की उत्पादकता बढ़े और सामान्य लोगों के लिए उसकी न्यूनतम आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान प्राप्त हो सके। यानी कि एक साथ 2 काम हों। रोजगार में रहने से देश की विकास होगा और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, अर्थात उनकी आजीविका चलेगी। इसी तरह से हम पढ़ते हैं बेरोजगार। ऐसे लोग जो काम करने के लायक है यानी होते हैं और जिन्हें उचित श्रमिक पर काम नहीं मिलता है उसे बेरोजगार कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है ना, और वह जॉब करना चाहता है परंतु उसे जॉब ना मिले तो उसे हम बेरोजगार कहेंगे। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र। आर्थिक विकास के मुख्यतः 3 क्षेत्र होता है। सबसे पहला जो क्षेत्र होता है कृषि क्षेत्र होता है। आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र क्या होता है? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र पर कुल जनसंख्या का लगभग 67% बोझ है, यानी भारत में लगभग 100 में से 67% लोग कृषि पर निर्भर है। दूसरा है उद्योग क्षेत्र, जिसे औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। रोजगार का दूसरा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र है। इस क्षेत्र के माध्यम से लोगों को रोजगार प्राप्त किया जाती है, यानी वह लोग जो कंपनियों में कार्य करते हैं उन्हें औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। ठीक इसी तरह से तीसरा है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में दिन प्रतिदिन रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं और भारत में सबसे ज़्यादा आय वर्तमान में सेवा क्षेत्र से ही हो रहा है। आपको किसी भी टॉपिक्स के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको ज़रूर इसका सलूशन बताएंगे। अब है सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला होता है सरकारी सेवा और दूसरा होता है गैर सरकारी सेवा। यानी कि वह व्यक्ति जो सरकार के द्वारा चलाए गए संस्थाओं में नौकरी करते हैं और वेतन प्राप्त करते हैं उसे सरकारी सेवा कहते हैं। जबकि जो खुद से स्वयं से संस्थाएं बनाते हैं या रोजगार का सेवाएं उपलब्ध कराते हैं उसे गैर सरकारी सेवा कहते हैं। सरकारी सेवा के अंदर में सैन्य सेवा यानी कि पुलिस में है, आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में इत्यादि। शिक्षा सेवा है, स्कूल टीचर वगैरह, प्रोफेसर। रेल सेवा, बस सेवा, वायुयान सेवा, कृषि सेवा, स्वास्थ्य सेवा, अभियंता सेवा, वित्त सेवा, बैंकिंग सेवा इत्यादि अन्य सरकारी सेवा है। इस सब सरकारी सेवा है। इसी तरह से दूसरा है गैर सरकारी सेवा। बैंकिंग सेवा, दूरसंचार सेवा, यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार सेवा इत्यादि गैर सरकारी संस्थाएं हैं। जिस तरह से प्राइवेट स्कूल भी होता है, सरकारी स्कूल भी होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी होता है, सरकारी हॉस्पिटल होता है, प्राइवेट बस भी चलती है, सरकारी बस भी चलती है, प्राइवेट फ्लाइट भी है और सरकारी भी है। इस तरह से ये 2 प्रकार से होते हैं। सेवा क्षेत्र के महत्व को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेवा एवं रोजगार एक ही तराजू के 2 पहलुओं के समान है, यानी जहाँ पे रोजगार होगा वहाँ पे सेवा ऑटोमेटिक आ जाएगा और जहाँ पे सेवा की बात आएगी वहाँ पे रोजगार मिल जाएगा। रोजगार सृजन के रूप में सेवा क्षेत्र की भूमिका सेवा का क्षेत्र को सरकारी हो या गैर सरकारी दोनों ही परिस्थितियों में रोजगार पैदा करता है। सरकारी क्षेत्र के सहयोग से रोजगार एवं सृजन निम्नलिखित सेवा द्वारा किया जा रहा काम के बदले अनाज इत्यादि। अब हम लोग पढ़ेंगे वैश्वीकरण। इसका इंग्लिश होता है ग्लोबलाइजेशन। 20वीं शताब्दी के 90 दशक यानी 1990 के विश्व बाजार के युग में एक शुरुआत हुई जिसे वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के अंतर्गत पूरी दुनिया का व्यापार एक दूसरे से के लिए मुक्त हो गया, यानी कि स्वतंत्र रूप से जुड़ गया। पहले मोटरसाइकिल के में राजदूत HD, कार में फिएट तथा एम्बेसडर ही चला करती थी। आज वैश्वीकरण के कारण छोटे शहरों की सड़कों पर भी नई नई किस्म की गाड़ियाँ चलती है। सुनिए, पूरी दुनिया में 1991 ईस्वी में वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन हुआ था और ये 1990 के आखिर मतलब दशक में हुआ था और पूरी दुनिया के बाजार आपस में जुड़ गए थे। अब ये क्वेश्चन बनेगा आपसे कि वैश्वीकरण क्या है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं आंसर। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय यानी एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तु एवं सेवाओं का प्रौद्योगिकी, पूंजी, श्रम या मानवीय पूंजी का निर्बाध प्रवाह हो सके। यानी कि विश्व में के एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं को ले जाया जाए, लाया जाए, है ना, लोग जॉब करने के लिए चले जाएं। वैश्वीकरण के अंतर्गत पूंजी, वस्तु तथा प्रौद्योगिकी का निर्बाध रूप से एक दूसरे से दूसरे देश में प्रवाह होता है, यानी बिना किसी रुकावट के लोग जा सकते हैं। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। ये भी भारत में 1991 ईस्वी में शुरू हुआ था। निजीकरण का अभिप्राय निजी क्षेत्र या
द्वारा सरकारी यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक प्राप्त करना था तथा उनका प्रबंधन करना है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार ने सन 1991 ईस्वी में निजीकरण की नीति अपनाई थी। तो पूछेगा आपसे निजीकरण किसे कहते हैं, तो सरकारी संस्थाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेच देने को निजीकरण कहते हैं। जिससे अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय रेलवे को या एयर इंडिया के कुछ हिस्से को, LIC के कुछ हिस्से को प्राइवेट कंपनी से बेच दिया है। इसी को बोलते हैं निजीकरण। अब तीसरा टॉपिक है, जो BBA टॉपिक है उसको बोलते हैं उदारीकरण। इंग्लिश में होता है लिबरलाइजेशन। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार ने 1991 ईस्वी में उदारीकरण की नीति अपनाई थी। यानी इस तरह से भारत में एक 3 चीज़ हुआ था। इसको शॉर्ट बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। निजीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। और ये 1991 ईस्वी में अपनाया गया था। जब विश्व के साथ आयात निर्यात होता है, उस पर लगने वाले अनावश्यक करों को हटा दिया जाता है, तो उसे हम लोग उदारीकरण कहते हैं। इस तरह से अब हम नया टॉपिक देखेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी। ये पिछले चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे लोग। इसको इंग्लिश बोलते हैं इंटरनेशनल कंपनी। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है। यानी वह कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों में कंपनी के स्थापित कर उत्पादन को बेचती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग कंपनी, कोका कोला, नोकिया, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, जियो, एयरटेल, इस सब के सब इंटरनेशनल कंपनियां हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं लोगों ने वैश्वीकरण के पक्ष में और विपक्ष में तर्क दिया है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क, यानी ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या फायदे हैं। तो लिखा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन मिलता है, यानी विदेशी कंपनियां निवेश करने आती हैं। प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि होती है, यानी कंपनियां एक दूसरे से कंपटीशन करती है, जिससे अच्छे और सस्ते दाम में वस्तुओं को उपलब्ध कराते हैं और उपभोक्ताओं को फायदा होता है। तीसरा, नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक, यानी कि अलग अलग देशों की कंपनियां नए प्रौद्योगिकी को, टेक्नोलॉजी को लॉन्च करती हैं। अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति, यानी बहुत सारी कंपनियां रहेंगी तो वह एक दूसरे से कंपटीशन के चक्कर में अच्छे सस्ते वस्तुएं लोगों को बेचेंगी। 5 नंबर, नए बाजार तक पहुँच, यानी कि दुनिया का हर एक देश से अब जुड़ाव हो जाता है। 6 नंबर, उत्पादन तथा उत्पादकता के स्तर को उन्नत यानी अच्छे क्वालिटी का बनाया जाता है। 7 नंबर, बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार होता है, क्योंकि ये सब नेट बैंकिंग द्वारा भी जुड़े हुए हैं। 8 नंबर, मानवीय पूंजी की क्षमता में विकास हो रहा है, यानी कि लोग दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर टेक्नोलॉजी को अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं, बिहार चूँकि पिछड़ा राज्य है और इस पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। अब इसको एक एक करके देखते हैं। जैसे कृषि आधारित उद्योगों की उपेक्षा हो रही है, इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। दूसरा, कुटीर एवं लघु उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तीसरा, रोजगार के विपरीत प्रभाव पड़े, क्योंकि वैश्वीकरण में कम लोग ही ज़्यादा काम कर दे रहे हैं तकनीक के आधार पर। 4 नंबर, आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश हो पा रहा है। अब हम पढ़ते हैं आम आदमी पर वैश्वीकरण का अच्छा प्रभाव पड़ा है या बुरा प्रभाव। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अच्छा प्रभाव। पहला है उपयोग के आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ी है। रोजगार की बढ़ी हुई संभावना, यानी दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, आधुनिकतम तकनीक की उपलब्धता, यानी अलग अलग मशीनें, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स इत्यादि हम लोग खरीद सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं आम आदमी पर वैश्वीकरण के नकारात्मक यानी बुरा प्रभाव। बेरोजगारी बढ़ने की आशंका, यानी कि एक तरफ जो लोग पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखते हैं, उनको तो रोजगार मिला है, परंतु जो मजदूर है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। 2 नंबर, उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता। 3 नंबर, श्रम संगठनों पर बुरा प्रभाव पड़ना। 4 नंबर, मध्यम एवं छोटे उत्पादकों की कठिनाई। 5 नंबर, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में के संकट इत्यादि। इसी तरह से 7 नंबर टॉपिक्स में हम पढ़ रहे हैं उपभोक्ता जागरण संरक्षण, यानी कि उपभोक्ताओं को जगाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। अब उसी को हम उपभोक्ता जागरण कहते हैं। लिखा है उपभोक्ता बाजार का महत्वपूर्ण अंग है, यानी ये नहीं रहेंगे तो बाजार ही खत्म हो जाएगा। व्यक्ति जब वस्तुएं एवं सेवाएं अपने उपयोग के लिए खरीदता है तब वह उपभोक्ता कहलाता है। यानी वह व्यक्ति जो किसी वस्तु या सेवा को अपने लाभ के लिए, अपनी जरूरतों के लिए खरीदता है, तो उसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। और उनके साथ बहुत सारी ठगी होता है, उनके साथ धोखा दिया जाता है, तो उनकी जगाने के लिए जो उपाय किए थे उसे उपभोक्ता जागरण कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वह जिस वस्तु का उपभोक्ता है या खरीदता है उसके बारे में पूर्ण जानकारी ले ले। जैसे वस्तु का गुण क्या है, उसकी मात्रा कितनी है, वस्तु बनाने में कौन कौन से सामान लगा है, इससे होने वाले लाभ और हानि क्या है, और कितने रुपए की है ना, ये सारे चीज़ उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह पता होना चाहिए। यदि उपभोक्ता को किसी विशेष वस्तु का उपभोग करता है और सामान खराब निकलता है, तो वह अपने निकट उपभोक्ता केंद्र में शिकायत कर सकता है और मुआवजा प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता जागृत है तो आकर्षक नारे दिए गए हैं, है ना, जैसे सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, यह एक नारा है जो सरकार द्वारा दिया गया है। फिर है ग्राहक सावधान, अपने अधिकारों को पहचानो,
जागो ग्राहक जागो, ये बहुत ही विभिन्न आ रहा है, जागो ग्राहक जागो। इस तरह से उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करो, ये क्या है, ये उपभोक्ताओं के जागरण करने के लिए नारे दिए गए हैं, जो रेडियो टीवी पर आप लोग अक्सर सुनते होंगे, देखते होंगे। वर्तमान में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ उपभोक्ताओं का शोषण नहीं हो रहा हो, यानी एजुकेशन हो, सामान खरीदना हो, शिक्षा हो, इलाज हो, हर जगह ठगी हो रहा है ना। तो उनको धोखा दिया जा रहा है, उनसे पैसा हड़पा जा रहा है, उनको सस्ते वस्तुओं को महंगे दाम में बेच दिया जा रहा है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, बैंकिंग हो, चिकित्सा हो, दूरसंचार, डाक, खाद्य सामग्री या फिर भवन निर्माण हो, सभी क्षेत्र में त्रुटि है। लापरवाही और कालाबाजारी यानी ब्लैक मार्केटिंग उपभोक्ता के लिए घातक सिद्ध हो रही है। उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारण अब हम पढ़ेंगे, निम्नलिखित है। जैसे वस्तुओं को खरीदते जो खाने पीने वाला है, उसमें है मिलावट की समस्या। महंगी वस्तुओं में दूसरी वस्तुएं मिलाकर उपभोक्ता का शोषण होता है। कम तौलने के द्वारा वस्तुओं में माप की हेराफेरी करके भी उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। कम गुणवत्ता वाली वस्तु उपभोक्ता को धोखे से अच्छी वस्तु के स्थान पर कम गुण वाले वस्तु को देकर शोषण करना इत्यादि। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप इसे लाइक भी करना नहीं भूलिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और भी अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं लोग ऊँची कीमत द्वारा ठगी, सस्ते दाम को महंगे दाम में बेच देना सस्ते वस्तुओं को। फिर लिखा है ऊंची कीमत वसूल करके भी उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। डुप्लीकेट वस्तुएं, सही कंपनी का डुप्लीकेट वस्तु देकर के उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं लोग उपभोक्ता जागरूक उपभोक्ता के क्या क्या लक्षण है, यानी एक आदमी जो जागरूक है वह किस तरह से मार्केटिंग करता है, किस तरह से सावधानी बरतता है। छात्र छात्राओं को चाहिए कि जिन संस्थान में नामांकन कराने के इच्छुक है उनकी राज्य सरकार यानी यूजीसी से मान्यता प्राप्त की जानकारी ले ले। यानी आप किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में जा रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आप उसकी पता करें कि वह यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, वह सरकारी संस्था है या नहीं है, उसके जो पीछे से एग्जाम्स प्रैक्टिकल्स उसके कैसे रहे हैं, उसका बैकग्राउंड को देखने की कोशिश करिए। फिर लिखा है क्रेडिट कार्ड मिलते ही निर्धारित जगह पर तुरंत हस्ताक्षर कर दे ताकि कोई दूसरा आदमी उसका इस्तेमाल ना कर सके। 3 नंबर, दवा सुरक्षित तथा लाइसेंस प्राप्त दवा विक्रेता से ही खरीदे और उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। फिर लिखा है यह सुनिश्चित करें कि आपको सही मात्रा में पेट्रोल मिल रहा है अथवा नहीं, क्योंकि पेट्रोल पंप पर बहुत ज़्यादा ठगी होती है। फिर है एलपीजी गैस, यानी जिसे हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सिलेंडर की अंतिम तिथि का पता कर ले तथा उसका जो पैच होता है, जो बंद सील होता है, उसको भी चेक कर ले, फटा तो नहीं है। फिर लिखा है ISI मार्क्स, एक मार्क है ना, ये एक मार्क हॉल मार्क उत्पादन वस्तुओं पर देख कर ही सही करके कि क्या शुद्धता की गारंटी देते हैं। अब है उपभोक्ता संरक्षण एवं सरकार, यानी सरकार ने उपभोक्ता के संरक्षण के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। सरकार ने उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए समय समय पर कदम उठाते हुए अनेक उपभोक्ता कानून बनाए हैं। इस कड़ी में सरकार की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण कदम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। पूछेगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? 1986 ईस्वी में। भारत सरकार ने इस अधिनियम को अपनाने में विश्व के विकसित देशों जैसे अमेरिका यानी USA, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में लागू उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की व्यवस्थाओं का गहराई से अध्ययन करने के पश्चात अपनाया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी को हम पढ़ते हैं कि है क्या। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में सभी वस्तुओं, सेवाओं तथा व्यक्तियों, चाहे वह निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र के, उसको शामिल किया जाता है। इसके तहत उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार प्राप्त है कि वह वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, परिणाम, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपको सशक्त बनाता है, यानी स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप अपने निकट के क्षेत्र में उपभोक्ता फोरम को जानने के लिए कंप्यूटर पर लॉगिन करके देख सकते हैं और यहाँ पे इसका वेबसाइट भी दे दिया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण लिखा है संगठन की वेबसाइट है www.cotsinternational.org। इस वेबसाइट में उपभोक्ता को जागरूक बनाने की विभिन्न प्रकार की सामग्री भी प्रकाशित करती है। उपभोक्ता किसी भी टेलीफोन या मोबाइल से मुफ्त में उपभोक्ता संरक्षण संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है 1811-4000 है, जो शुल्क मुक्त है यानी फ्री है। फिर लिखा है सरल अवसरों पर BIS हॉलमार्क जरूर देखें, है ना। हॉलमार्क ही सोना की शुद्धता की गारंटी देता है। इसी तरह से केवल ISI चिन्हित उत्पाद ही खरीदे जो शुद्धता की गारंटी देता है। लगभग 1500 उत्पादों में ISI अंकित है। इसमें खास तौर पर ऐसे उत्पाद आते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ISI तथा जो उपभोक्ताओं की सुरक्षा करते हैं। LPG सिलेंडर्स, बिजली उपकरण, सुरक्षा हेलमेट, खाद्य पदार्थ, रंग, सीमेंट, शिशु आहार तथा बबल गम जैसे उत्पाद शामिल हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत उपभोक्ता को कुछ अधिकार और सुरक्षा प्रदान किए गए हैं। अब है सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता का प्रथम अधिकार सुरक्षा का अधिकार है। उपभोक्ता को ऐसे वस्तुओं और सेवाओं का सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिससे उसके शरीर या संपत्ति को हानि हो सकती है, जैसे बिजली का आयरन विद्युत आपूर्ति की खराबी के कारण करंट मार दे या डॉक्टर ऑपरेशन करते समय लापरवाही बरतता है जिसके कारण मरीज को खतरा या हानि हो सकता है। इसी तरह से सूचना पाने का अधिकार, यानी आप जो भी
सेवा ले रहे हैं या दे रहे हैं उसकी सूचना आपको जानना जरूरी है। लिखा है उपभोक्ता को वे सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है जिसके आधार पर वह वस्तुएं या सेवाएं खरीदने का निर्णय करते हैं, जिससे पैकेट बंद सामान खरीदने पर उसका मूल्य, इस्तेमाल करने की अवधि, गुणवत्ता और इसकी सूचना प्राप्त करें। 3 नंबर लिखा है चुनाव या पसंद का अधिकार, यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही वस्तु आपको जबरदस्ती दिया जाए और आप खरीद लीजिए, है ना। आप अपने मर्जी से कोई वस्तु लीजिए, ना कि किसी कंपनी के या किसी दुकानदार के प्रेशर में। उपभोक्ता अपने अधिकारों के अंतर्गत विभिन्न निर्माताओं द्वारा निर्मित वस्तु, विभिन्न ब्रांड, किस्म, रूप, रंग, आकार तथा मूल्य की वस्तु में किसी एक वस्तु का चुनाव करने में स्वतंत्र है। यानी जैसे चावल की कई किस्में हैं, मोबाइल का एक कंपनी का होता है, आपको जो दिल करे वो खरीदिए, ना कि किसी दबाव में खरीदेंगे। लिखा है सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता को अपने हितों की प्रभावित करने वाली सभी बातों को उपयुक्त मंचों के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। उपभोक्ता को अपने मंचों को साथ जुड़ करके अपनी बातों को रखनी चाहिए। अब है शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार, यानी जो भी शिकायत करेंगे उस समस्या का हल किया जाएगा। यह अधिकार लोगों को आश्वासन प्रदान करता है कि क्रय की गई यानी खरीदी हुई वस्तु या सेवा उचित ढंग से अगर नहीं निकली तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। 6 नंबर में लिखा गया है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु के मूल्य, उसकी उपयोगिता, कोटि तथा सेवा की जानकारी एवं अधिकारों के ज्ञान प्राप्ति की सुविधा जैसी बातें आती है, जिसके माध्यम से शिक्षित उपभोक्ता धोखाधड़ी, दागाबाजी से बचने के लिए स्वयं सबल, संरक्षित एवं शिक्षित हो सकते हैं और उचित न्याय के लिए खड़े हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उपभोक्ताओं को शिकायतों के निवारण के लिए दी गई व्यवस्था दी गई है, जिसे 3 स्तरों पर स्थापित किया गया है। यानी जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है उसे 3 स्तर पर लागू करते हैं, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और देश स्तर पर। इसमें लिखा गया है राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है, यह पूरे भारत के फैसलों को सुनते हैं केस को। दूसरा राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय आयोग है। तीसरा है जिला स्तर पर जिला मंच, यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जिला फोरम। उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा संगठित न्याय प्रणाली। संरक्षण उपभोक्ता अधिनियम 1986 में त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था है, जिसमें जिला मंच यानी जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। अगर उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम से संतुष्ट नहीं है तो वह आदेश के 30 दिनों के अंदर में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। उपभोक्ता शिकायत क्या, कहाँ, कैसे करें, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। इस समय पूरे भारत में 582 जिला फोरम है जहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों यानी 36 राज्यों में 35 राज्य आयोग है और पूरे भारत के लिए एक राष्ट्रीय आयोग काम कर रहे हैं, जिसके द्वारा दायर 24 लाख मामलों में से 84% मामलों का निपटारा किया भी जा चुका है। अब हम लोग पढ़ते लो शिकायत में क्या करना है, यानी इसमें कुछ पैसा से नहीं लगता है, बस एप्लीकेशन दे दीजिए और सबूत दीजिए, काम हो जाएगा। जिसमें लिखा है शिकायत क्या करें। यदि कोई उत्पादक या व्यापारी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में परिभाषित उपभोक्ता के अधिकारों के विरुद्ध कार्य करता है तब उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत कहाँ करना है तो देखिए, यदि किसी व्यक्ति या लिखा है सेवा का मूल्य 20 लाख से कम है तो वह शिकायत जिला फोरम में दर्ज किया जा सकता है। यानी 1 रुपये की ठगी से 20 लाख तक ठगी तक को जिला फोरम में क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे। अब देखिए शिकायत करने का तरीका भी बहुत ही आसान है, जिससे हर कोई कर सकता है। जिसमें लिखा है उपभोक्ता द्वारा शिकायत सादे कागज़ पर की जा सकती है, जिसे दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है। साथ ही इसे व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा भेजा जा सकता है। पुनः अगर वस्तु व सेवा का मूल्य 20 लाख के ऊपर और 1 करोड़ के नीचे हो तो शिकायत राज्य आयोग के पास की जा सकती है। और अगर किसी वस्तु या सेवा का मूल्य क्षतिपूर्ति 1 करोड़ से अधिक है तो उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग में इसकी शिकायत कर सकता है। यानी कि 20 लाख से 1 करोड़ तक के लिए आप जाइएगा कहाँ, राज्य में, और 1 करोड़ से अधिक की शिकायत करने के लिए जाइएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, जहाँ पे राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है। अब शिकायत कैसे की जाए तो फिर से वही सेम है, शिकायत सादे कागज़ पर की जा सकती है। शिकायत में निम्नलिखित विवरण होना चाहिए, लिखिएगा तो उसमें आपके साथ क्या धोखाधड़ी हुआ है, किसने किया है, किस समय किया है, क्या सबूत है, इसको भी वर्णन करना पड़ेगा। जिसमें यहाँ लिखा है शिकायतकर्ताओं तथा विपरीत पार्टी के नाम का विवरण तथा पता लिखना है ताकि आकर जांच किया जाएगा। दूसरा, शिकायत से संबंधित तथ्य एवं यह सब और कहाँ हुआ, कैसे और कहाँ हुआ, इसका उदाहरण यानी कि सबूत। शिकायत में उल्लिखित आरोपों के समर्थन में दस्तावेज। शिकायत में शिकायतकर्ता अथवा उसके प्राधिक एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए, यानी कि कोई गवाह भी होने चाहिए। अपनी शिकायत भेजें ताकि इसका समाधान हो सके, यानी कि आप डरिए नहीं बल्कि शिकायत करिए ताकि धोखाधड़ी खत्म हो। आर्थिक शोषण एवं उसका निराकरण दूर करने के उपाय। विज्ञापन के चौंध में अक्सर उपभोक्ता भ्रमित हो जाते हैं और वे कौन से वस्तु खरीदें ताकि उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। इस स्थिति में आकर अक्सर उत्पादक अथवा व्यापारी बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं का शोषण कर लेते हैं। जिससे होता है बाई 1 गेट 1 फ्री या 50% ऑफ या कई तरह की जो लालच दिया जाता है उसमें भी धोखाधड़ी होता है। लिखा है विश्व के अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी कुछ ऐसी संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना की गई है जो उपभोक्ताओं के इसके आर्थिक शोषण का निराकरण करती है।
दो संस्थाएं महत्वपूर्ण है जो लोगों के जीवन और उपभोक्ता के अधिकार को संरक्षण देती है। सबसे पहले है मानव अधिकार आयोग। ये मानव अधिकार आयोग भी दो स्तर पर है, एक राष्ट्रीय है और एक जिला है, सॉरी राज्य है। और दूसरा होता है सूचना आयोग, जो सूचना का अधिकार कानून 2005 ईस्वी में बना था। ये राजस्थान से शुरू हुआ था आंदोलन। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम संस्था है यानी सुप्रीम कोर्ट है, जो मानवीय अधिकारों की रक्षा और उनके अधिकार से संबंधित हितों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। इस संस्था को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी कहते हैं, जो क्या करती है, लोगों की समस्याओं को सुनती है, उसको कोर्ट में जाती है, उसमें थाना पुलिस करवाती है, हर समस्या से लड़ती है ये। लेकिन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महत्व इस बात से बढ़ जाता है कि इसके अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त जो रिटायर हो चुके हैं प्रधान न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। इसी प्रकार देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है, जो देश के नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित बातें देखती है। महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार तथा शोषण संबंधित शिकायत का निराकरण करने के लिए देश के स्तर पर राष्ट्रीय महिला आयोग का भी गठन तथा राज्य महिला आयोग का भी गठन किया गया है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं सूचना आयोग। कोई भी उपभोक्ता अपने अधिकारों की रक्षा तभी कर सकते हैं जब उन्हें उपभोक्ता की वस्तु और सेवाओं के उत्पाद संबंधी सूचना उपलब्ध हो। उपभोक्ता की इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा देश के स्तर पर राष्ट्रीय सूचना आयोग का और राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। सूचना आयोग का अधिकार क्या क्या है, अब यहाँ पर हम देखते हैं। सूचना का अधिकार आम आदमी को अधिकार संपन्न बनाने हेतु सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम है। सूचना के अधिकार का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति अभिलेख हो, ईमेल, आदेश, दस्तावेज, नमूने और इलेक्ट्रॉनिक आंकड़े आदि के रूप में ऐसी प्रत्येक सूचना प्राप्त कर सकता है जिसकी उसे आवश्यकता है, जिसके लिए आवेदक संबंधित लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा, जिसकी सूचना 30 दिनों के अंदर संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध करा दिया जाएगा। नहीं कराने पर फिर उस आदमी के ऊपर भी केस हो सकता है। इस तरह से हम लोग बिहार बोर्ड 10th क्लास का जो इकोनॉमिक्स था वो 5 चैप्टर था और पाँचों को हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग एक और सब्जेक्ट सिविक्स को यानी कि राजनीति विज्ञान को शुरू करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।